वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्या रिप्रेजेंट करता है हमने डिस्कस किया, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वेव मैकेनिक्स फॉर्मुलिज्म में एंड मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मुलिज्म में क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन। Suppose the wave function of the particle, or state of the particle, is 1 upon under root L sine pi x upon L for minus L to plus L and 0 otherwise. So this is the state of the particle. It is given in the question. Okay. आपको पोजीशन एंड मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया है। सपोज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब आप देखो, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप ये वेव फंक्शन देख के बता पाओगे ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, बिकॉज ये 1D बॉक्स पोटेंशियल का वेव फंक्शन है और ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। ये आप देख के बता दोगे ये वेव फंक्शन तो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। बट मान लीजिए आप एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ये बॉक्स पोटेंशियल का वेव फंक्शन है या ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो कुछ नहीं गिवन है तो मैं मान के चलना है ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है और जनरल फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। तो यहां पर अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, वेव मैकेनिक्स, मैट्रिक्स मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए कैप के बदले होगा एक्स कैप साई dx डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये आप तो कैलकुलेट काफी आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। और आप चेक करके देखें दिस पार्ट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई, अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ माइनस एल टू प्लस एल इंटरवल के लिए आएगा, इसी रीजन में वेव फंक्शन नॉन जीरो है। तो साई स्टार साई होगा 1/L बाहर और इंटीग्रेंड होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल। नाउ साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। नाउ सिंपल इंटीग्रेशन 1/2L इंटीग्रेशन 1 का जाएगा x और cos का इंटीग्रेशन साइन, तो बेसिकली होगा L/2 पाई इंटू साइन 2 पाई x अपॉन L माइनस L2 प्लस L। यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करो 1/2L, अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आएगा L माइनस साइन 2 पाई 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस L माइनस ये भी 0 आ जाएगा लोअर लिमिट, मतलब साइन वाला पार्ट 0 बन जाएगा। तो 2L कैंसिल करके ये 1 आ जाएगा। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे द गिवन वेव फंक्शन इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। जब आप साई स्टार साई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये 1 आ रहा है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो 1, ठीक है। नाउ जस्ट न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है आपको, नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस L2 प्लस L, तो माइनस L2 प्लस L, साई का एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्लेस करो 1/L ये बाहर चला आएगा, साई स्टार तो साई स्टार होगा साइन पाई एक्स बाई एल, बिकॉज रियल फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी सेम आएगा। एक्स कैप साई, एक्स कैप ऑपरेट करने का क्या मतलब होता है, क्या इफेक्ट होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। तो x इंटू साइन पाई एक्स बाई, जस्ट यहाँ पे आपको पहले साइन स्क्वायर है सो चेंज कर लीजिए, फिर बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करना है। यहाँ तक नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस L टू प्लस L, क्या था x साइन स्क्वायर
पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जस्ट हमने साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा रिप्लेस किया। तो क्या आएगा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो काफी आसानी से। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं था ना। ओके राइट, ये तो आसानी से हो जाएगा, ये सब अल्टीमेटली जीरो ही आने वाला है। ये एक्स का फंक्शन है ऑड, और साइन स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, इससे इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर ही आएगा। ऑड फंक्शन और ये इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड आएगा। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल क्या होता है, जीरो। जीरो। राइट आ जाएगा, सिंपल। ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो यहां से पता चलेगा द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फॉर द गिवन स्टेट इज इक्वल टू 0। क्लियर है कैलकुलेशन? यस सर। नाउ आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सेम टेक्निक, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए कैप साई, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है इसलिए डिनोमिनेटर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए कैप के बदले पी एक्स कैप आ जाएगा, तो साई स्टार पी एक्स कैप साई। ठीक है ना, यहाँ पे पी एक्स कैप ऑपरेट करेंगे, पी एक्स कैप का फॉर्म पता है, माइनस आयोटा एच कट डेल डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट ये बाहर। अब देखो जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ माइनस एल टू प्लस एल इसी रीजन से आएगा, तो साई स्टार पी एक्स ऑपरेट करने के बाद ही हो जाएगा डेल साई डेल एक्स। ना जो वेव फंक्शन था वो यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, माइनस आयोटा एच कट जैसा बाहर है इंटू 1/L माइनस एल टू प्लस एल, साई स्टार है साइन पाई एक्स बाई एल, और डेल साई डेल एक्स होगा पाई बाई एल कॉस पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे आप नोटिस करो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर ही लिखते हैं, जेस पाई एल स्क्वायर माइनस एल टू प्लस एल साइन पाई एक्स बाई एल कॉस पाई एक्स बाई एल। साइन ऑड फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे भी आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। साइन इज एन ऑड फंक्शन और कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा, माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेशन विल बी 0। So for the given wave function, expectation value of momentum of the particle is also coming out to be 0। ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आने का मतलब नहीं है वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो पार्टिकल रेस्ट पे है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज 0 आया है। मोमेंटम का एवरेज 0 आने का मतलब पार्टिकल का मोमेंटम 0 है ऐसा नहीं होता है, जो पार्टिकल रेस्ट पे है। एवरेज 0 आने का मतलब है पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए एवरेज 0 आ चुका है। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये 0 आने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल हैव पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ p, एंड प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ p, p मतलब मोमेंटम, ये इक्वल है, इसीलिए एवरेज 0 आ गया है। अब इसको आप ऐसे अज्यूम कर लो, 1000 पार्टिकल्स है, 500 पार्टिकल्स का मे बी पॉजिटिव मोमेंटम प्लस p और 500 पार्टिकल का नेगेटिव मोमेंटम माइनस p, तो दोनों का एवरेज 0 आ गया। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, probability that particle will be in the region x greater than 0 and probability that particle will be in the region x less than 0, ये दोनों इक्वल है, इसलिए एवरेज वैल्यू 0 आया है। पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल रहेगा उसका जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव एक्स में पार्टिकल होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए जब एवरेज कैलकुलेट किया वो 0 आ गया। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये गलत कॉन्सेप्ट होगा, ये एवरेज 0 आने का मतलब है पार्टिकल 0 पे होगा, या एवरेज पोजीशन 0 आ गया इसका मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, नो। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव एक्स में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए एवरेज 0 आ रहा है।
डन सर। सर एक बार इसके पहले वाला स्लाइड देखिए। ओके Please try this question. Just 2013. क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द वेव फंक्शन psi of x the expectation value of momentum is this. तो psi of x के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन में देके रखा है। psi of x कोई वेव फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px फॉर द स्टेट psi of x अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी psi स्टार p x कैप psi dx डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। नाउ अगर आप px का एक्सप्रेशन यहां पे रिप्लेस करो तो ये बेसिकली आएगा माइनस आयोटा h कट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इन द न्यूमरेटर psi स्टार del psi del x dx डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। कोई फंक्शन नॉर्मलाइज जैसा कुछ बोला तो नहीं गया है, तो जनरल फॉर्म लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन psi। और इसी को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज इक्वल टू दिस। इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस नोटेशन, ये नोटेशन दिया गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन दिस। मतलब एक वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू गिवन है, दूसरे वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है, e टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू साई ऑफ एक्स, इस वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो देखो डेफिनेशन तो सेम ही यूज होगा, सिर्फ वेव फंक्शन बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो साई स्टार था, साई स्टार के बदले क्या होगा, इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस वेव फंक्शन बदल गया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बदलेगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वेव फंक्शन। देन बीच में आएगा पी एक्स कैप एंड देन साई dx डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये स्टेप क्लियर है एवरीवन? सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर भी साई स्टार मतलब e टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू साई, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, जो पी एक्स कैप है वो पहले इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, देन जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, पी एक्स ऑपरेट करने के बाद क्या होगा देखिए, पी एक्स का मतलब होता है माइनस आयोटा एच कट डी डी एक्स। तो माइनस आयोटा एच कट और डी डी एक्स ऑपरेट करने का मतलब है बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव करना होगा और प्रोडक्ट टूल का यूज करेंगे। तो e टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच का डेरिवेटिव आयोटा के बाई एच कट इंटू e टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू साई, यस प्रोडक्ट टूल यूज कर रहे हैं, प्लस e टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू डेल साई डेल एक्स। तो पी एक्स ऑपरेट करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें ये इंटीग्रेंड क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, जो इंटीग्रेंड है साई स्टार साई, e टू द पावर प्लस आयोटा माइनस आयोटा आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल ही आएगा साई स्टार साई। तो यहां पर px ऑपरेट करने के बाद ये दो टर्म्स आ जाएंगे, तो इन द न्यूमरेटर इंटीग्रल के अंदर दो टर्म्स हैं, मतलब आप दो अलग अलग इंटीग्रल लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज आस्क। सर बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। 1 मिनट। डन सर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन e to the power iota kx by h cut into psi of x. In the numerator, पहले वाले पार्ट में था एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर आप कैलकुलेट करो, ये आएगा e to the power माइनस आयोटा kx अपॉन h कट into psi स्टार। एंड px ऑपरेट करने के बाद जो दो टर्म्स आएंगे, जो बाहर माइनस आयोटा h कट है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आएगा पहला टर्म h कट k इंटू ई टू दी पावर, h कट कैंसिल कर जाएगा, सिर्फ k आएगा, k इंटू ई टू दी पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू साई। और सेकेंड टर्म माइनस आयोटा एच कट ई टू दी पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू डेल साई डेल एक्स। और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में भी कुछ चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखना। ना अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, अब देखो दो इंटीग्रल्स आएंगे इन द न्यूमरेटर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पे आप देखिए दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद दिस क्वांटिटी, इंटीग्रेंड क्या आएगा? I start five. Psi star sign. Okay. Start एट k इंटू साई स्टार साई। देन दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ दिस क्वांटिटी, ये दूसरा इंटीग्रल होगा। तो माइनस आयोटा एच कट, इसको हम बाहर ही लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट बना जाएगा साई स्टार डेल साई डेल एक्स डीएक्स, ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में ये दो इंटीग्रल्स आएंगे डिवाइडेड बाई द नॉर्मलाइजेशन पार्ट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। तब चेक करके देखो, फर्स्ट टर्म k टाइम्स ऊपर और नीचे सेम इंटीग्रल ही आ रहा है, ऊपर भी इंटीग्रल है और नीचे भी सेम इंटीग्रल, तो बेसिकली कैंसिल कर जाएगा ये। एंड सेकेंड पार्ट माइनस आयोटा एच कट इन द न्यूमरेटर साई स्टार डेल साई डेल एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। तो यहां पे आप देखिए इन द फर्स्ट टर्म दिस एंड दिस इट विल कैंसिल, फर्स्ट टर्म से बेसिकली k आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म से आ गया k। एंड द सेकेंड टर्म आप देखो, इसी को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिछले स्लाइड में देखिए, यही तो था, ये जो इंटीग्रल यहां पर है, दिस इंटीग्रल इज सेम एज द सेकेंड पार्ट, तो इसका आप लिख सकते हो k प्लस एक्सपेक्टेशन p। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द गिवन वेव फंक्शन। आई थिंक सी ऑप्शन ये है। यस अगर आप यहाँ पे वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज भी मान लेते तब भी यही आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव फंक्शन को अगर आप नॉर्मलाइज मान लेते तो बेसिकली क्या होता, डिनोमिनेटर के बदले 1 लेना पड़ता, इतना ही है, आंसर यही आता। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। सर, एक्स कैप डेल डेल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट को आयोटा बाई एच का एक्स कैप पी एक्स लिख सकते हैं। किसका? थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। सर, एक्स कैप डेल डेल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट को आयोटा बाई एच का एक्स कैप पी एक्स कैप लिख सकते हैं। हाँ, डेल डेल एक्स को पी एक्स कैप में चेंज कर दो, क्या दिक्कत? ओके सर। डन सर। Sure, Everyone done? previous slide once.
डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कोई भी स्टेट गिवन हो फॉर एनी आर्बिट्ररी स्टेट ऑफ द पार्टिकल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला बताया गया ब्रेक के पहले, वही यूज करेंगे हम। ठीक है, नाउ हम कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे। अगर ये रहता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन, सपोज if state of the particle is an eigenstate of the operator a cap, if state of the particle is an eigenstate of the operator a cap, then expectation value of physical observable corresponding to a cap will be equal to the eigenvalue of a cap. If state of the particle is an eigenstate of a cap, then expectation value will be equal to the eigenvalue. यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल जो साई क्वेश्चन में दिया होगा, दैट इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप। वो ए कैप का आइगन स्टेट है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए कैप के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, इसको आप काफी आसानी से समझ सकते हैं रिजल्ट कैसे ट्रू है। सपोज केट साई, दिस इज द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। और बोला गया है स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप। तो केट साई इज ऑल्सो एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप। ठीक है, आइगन स्टेट ऑफ ए कैप का मतलब है ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा साई, लैम्डा केट साई, लैम्डा केट साई। इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो केट साई इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप, तो ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई इक्वल टू लैम्डा साई। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। नाउ इफ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए, तो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मुलेज यूज कर रहे हैं। अब वेव मैकेनिक्स से भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें बार बार आपको इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखो, ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई, इसके बदले हम लिख सकते हैं लैम्डा केट साई। ठीक है, अब लैम्डा तो एक नंबर है बेसिकली, तो लैम्डा को पहले लिख देते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई विद साई ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इनर प्रोडक्ट ऑफ साई विद साई। तो इन दिस केस दिस इनर प्रोडक्ट विल कैंसिल विद ईच अदर, और आइगन वैल्यू क्या आ गया, सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लैम्डा। तो इन दिस सिनेरियो expectation value of the physical observable corresponding to A in the state ket psi will be equal to eigenvalue. But condition क्या satisfy करना चाहिए, the state of the particle should be the eigenstate of the operator A cap. State of the particle operator का eigenstate होना चाहिए, तब ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो कैलकुलेशन किया गया है, जो प्रूफ किया गया, इसमें ये जो फॉर्मूला यूज किया गया है, ये जनरल फॉर्मूला ही है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो जनरल फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज बता रहे हैं, जिससे क्या होगा, तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ये सिनेरियो अगर क्वेश्चन में है तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर ये तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं ना? नहीं, उसमें क्यों यूज कर सकते? ये तो स्टार्टिंग में बताया गया था, ये जो दो फॉर्मलिज्म्स हैं, इनका सिर्फ मैथमेटिक्स अलग होता है,
फाइनल रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, या उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। डन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट, इफ state of the particle is a linear combination of eigenstates of a cap, तो पिछले पॉइंट में क्या था, स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए कैप, एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट था। यहां पे बोला गया है स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ ए कैप, ए कैप के आइगन स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देन expectation value of physical observable corresponding to A in the state ket psi will be equal to summation modulus Ci square into lambda I divided by summation modulus Ci square, and I is from 0 to n. So this will be the formula for the expectation value of physical observable corresponding to A cap. देखिए ये कैसे आ देखते हैं, ये भी जनरल फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, जितने भी रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे सारा जनरल फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है, ठीक है। सो सपोज ket psi naught, ket psi 1, ket psi 2 and so on up to ket psi n. These are eigenstates of the operator A cap, और हमें A cap के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आइगन स्टेट होने का मतलब आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, A cap एक्टिंग ऑन ket psi n और psi I, हम लिख सकते हैं A cap एक्टिंग ऑन ket psi I, क्या आएगा, लैम्डा I ket psi I, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। नाउ द स्टेट ऑफ द पार्टिकल जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। लीनियर कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो बताइए इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट हम क्या लिख सकते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा, इसको भी समेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे, ये होगा समेशन ओवर जे फ्रॉम 0 to n, इट विल बी सी जे स्टार ब्रा साई जे। यहाँ पे समेशन में आई के बदले हमने जे इसलिए यूज किया है बिकॉज जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वहां पे दो समेशन का प्रोडक्ट आएगा। और हमने आई थिंक मैथमेटिकल फिजिक्स में भी एक जगह बोला था, जब दो समेशन का प्रोडक्ट होता है या दो सीरीज का प्रोडक्ट होता है तो इंडेक्स अलग अलग यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे दो समेशन का प्रोडक्ट आएगा, इसलिए एक में आई यूज किया है, एक में जे यूज किया है। तो हर्मिशन कॉन्जुगेट ये लिख सकते हैं, ये क्लियर है एवरीवन, Yes. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। ओके, और कोई यहाँ पे बता सकता है इनर प्रोडक्ट ऑफ साई आई, यहाँ पे आएगा साई जे एंड साई आई, इसको क्या लिख पाएंगे हम, क्रोनिका डेल्टा आई जे, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू जे सेम स्टेट का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे डिफरेंट स्टेट का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो जनरल फॉर्मूला बताया गया था वो यूज करते हैं।
आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, ये जो प्रूफ हम कर रहे हैं दिस इज इन मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मलिज्म, बट ये रिजल्ट मैट्रिक्स मैकेनिक्स वेव मैकेनिक्स दोनों के लिए ट्रू है। वेव मैकेनिक्स में इसलिए अवॉइड कर रहा हूं, वेव मैकेनिक्स में आपको बहुत बार बार इंटीग्रल वाला फॉर्म लिखना पड़ता है, तो देखने में ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है, ये पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स में जो नोटेशन यूज होता है ये थोड़ा देखने में सिंपल लगता है। तो ये रिजल्ट वेव मैकेनिक्स मैट्रिक्स मैकेनिक्स दोनों के लिए वैलिड है। मैं डेरिवेशन मैट्रिक्स मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये देखने में सिंपल लगता है और कुछ नहीं है। अब देखो इन द न्यूमरेटर हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ साई को आप लिख सकते हो समेशन ओवर जे फ्रॉम 0 टू n सी जे स्टार ब्रा साई जी, देन बीच में ए कैप है, देन केट साई समेशन ओवर आई फ्रॉम 0 टू n सी आई केट साई आई डिवाइडेड बाई नीचे भी सेम। तो साई और उसका जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है उसके बदले आप ये लिख सकते हैं, जिस रिप्लेस कर दिया है जो समेशन वाला फॉर्म था। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, लुक एट द न्यूमरेटर, ये ए कैप जो है वो केट साई आई के ऊपर ऑपरेट करेगा, सी आई तो कांस्टेंट है। अब आप बताओ यहां पर ए कैप एक्टिंग ऑन केट साई आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? समेशन लैम्डा समेशन तो बाहर रहेगा, लैम्डा आई केट साई आई। ठीक है, देखिए क्या आएगा, यहां पे बेसिकली दो समेशंस हैं, समेशन ओवर जे फ्रॉम 0 टू n, समेशन ओवर आई फ्रॉम 0 टू n, दोनों का प्रोडक्ट है। ये आएगा सी जे स्टार सी आई ब्रा साई जे, और ए कैप ऑपरेट करेगा केट साई आई के ऊपर, तो ये आएगा लैम्डा आई केट साई आई डिवाइडेड बाई इन द डिनोमिनेटर दो समेशन होंगे, समेशन ओवर जे समेशन ओवर आई, यहां पे होगा सी जे स्टार सी आई इनर प्रोडक्ट ऑफ साई जे एंड साई आई। अब आप यहां पे नोटिस करो, ये जो लैम्डा आई है ये जस्ट एक नंबर है, इसको आप पहले लिख सकते हो, जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, स्केलर कांस्टेंट, इसको पहले ही लिख सकते हो। तो यहां पर जो इनर प्रोडक्ट आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई जे एंड साई आई, इसको हम लिख सकते हैं क्रॉनिका डेल्टा आई जे, और डिनोमिनेटर में भी जो इनर प्रोडक्ट है इसके बदले आप लिख सकते हो क्रॉनिका डेल्टा आई जे। इससे आपको यह समझ में आएगा जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो किस कंडीशन में आएगा। राइट, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन comes only if I equal to j, I नॉट इक्वल टू j है तो ये जीरो बन जाएगा, तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन सिर्फ I इक्वल टू j के लिए ही आएगा। तो क्या दो समेशन लिखने का कोई मतलब है? नो, बिकॉज दो समेशन एक I के ऊपर है एक j के ऊपर है। अब नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन तो I इक्वल टू j के लिए आएगा ना, I नॉट इक्वल टू j के लिए तो आएगा नहीं, तो सिर्फ एक ही समेशन से काम चल जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। ये हो गया एवरीवन? Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रीवियस स्लाइड पर डन सर।
सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए फॉर द स्टेट केट साई लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा जब आई इज इक्वल टू जे, तो दो समेशन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, आई इक्वल टू जे होगा तभी नॉन जीरो आएगा। देन सी जे स्टार के बदले आप लिख सकते हो सी आई स्टार, तो सी आई स्टार सी आई इंटू लैम्डा आई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर समेशन ओवर आई फ्रॉम जीरो टू एन सी जे स्टार के बदले सी आई स्टार सी आई। जो इनर प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? मोर सी स्क्वायर इनर प्रोडक्ट जो था साई जे और साई आई का, Chronicle delta is क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, और आई इक्वल टू जे लिया है तो वो 1 आ जाएगा। दिस इज बेसिकली समेशन ओवर आई फ्रॉम जीरो टू एन जेड स्टार, जेड को आप लिख सकते हो मॉडुलस जेड स्क्वायर, तो मॉड सी आई स्क्वायर इंटू लैम्डा आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई फ्रॉम जीरो टू एन मॉडुलस सी आई स्क्वायर। यही फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया गया था, दिस इज द डेरिवेशन पार्ट। जनरल फॉर्मूले से हमने डिराइव किया है। सर फिर समेशन क्यों आई इक्वल टू जे होगा तो एक ही बात लगा ना। इसलिए तो एक समेशन तो लेना पड़ेगा ना, आई का एक वैल्यू थोड़ी ना है, आई के तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं ना। आपको दो समेशन लेने का जरूरत नहीं, दिस इज द फॉर्मूला। हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा जाता है उसमें हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। पर ध्यान रखिएगा इसमें जो साई नॉट साई वन साई टू साई थ्री था वो किसका आइगन स्टेट होना चाहिए? ए ऑपरेटर ए ऑपरेटर का। तो इन दिस जो मॉड सी आई स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट गेट साई आई। ये प्रोबेबिलिटी तो है, नॉट एक्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इसको ऐसे रहने देते, बिकॉज हमें नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज कुछ पढ़ा नहीं है, इसी को रहने देते हैं। नॉर्मलाइज होगा तभी प्रोबेबिलिटी होगा। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इफ केट साई मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? sir denominator बना है। राइट, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 1। तब फॉर्मूला सिर्फ ये आएगा समेशन मॉड सी आई स्क्वायर लैम्डा आई। इसका स्पेशल केस है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है वो जनरल फॉर्मूला है, नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है नॉर्मलाइज्ड है लीनियर कॉम्बिनेशन तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। आई का लिमिट 0.059। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। सर आई को 0 से इनफाइनाइट लेंगे ना। वो तो डिपेंड करता है ना जो कितने स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। आई जीरो से स्टार्ट नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन में मान के चलो साई वन साई टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। बात तो एक ही है ना, जितने स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है उतना लिखना है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
This is the state of the particle. And ket phi 1, ket phi 2 and ket phi 3, these are basically eigenstates of B cap. आप यहाँ से देख सकते हो. Then what is the expectation value of B cap in the state ket psi? Linear combination के लिए B cap का expectation value पूछा गया है. B cap acting on phi n is equal to n square phi n. It means ket phi n is an eigenstate of B cap corresponding to eigenvalue n square. Here lambda is equal to n square. और यहाँ पे 3 ऐसे स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ket phi 1, ket phi 2, ket phi 3. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कॉरिस्पॉन्डिंग टू B is equal to summation mod ci square into lambda I divided by summation mod ci square. यहाँ पे I का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 1 2 3. 3 1 2 3. देखिए, सो मॉडुलस c1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 आएगा 1 स्क्वायर, n स्क्वायर है ना, प्लस मॉडुलस c2 स्क्वायर इंटू आइगन वैल्यू 2 स्क्वायर, प्लस मॉडुलस c3 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मॉडुलस c1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस c2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस c3 स्क्वायर. c1 c2 c3 का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है. This will be in the numerator divided by 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 10. Please calculate it. Seven by 4. Right. Expectation value of B is 11 upon 4, fourth option. कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए. सर इस क्वेश्चन में ऑर्थोनॉर्मल आइगनस्पेस का डिस्क्राइब करना कुछ सिग्निफिकेंट है क्या? ऑर्थोनॉर्मल होगा तभी तो वो क्रोनिका डेल्टा आईजे वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, जो डिराइव करने के टाइम पे यूज किया था. ओके. मतलब ये जो पीछे बताया था, ये फॉर्मूला जब डिराइव किया था, ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो ये फॉर्मूला आ रहा है ना. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा. डन सर. Let's try this question. ऑप्शन ए. Correct. So, पिछले क्वेश्चन में 5 1 5 2 5 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे 5 1 5 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है. अब बताइए क्वेश्चन पढ़ के ये वेव मैकेनिक्स फॉर्मुलिज्म में गिवन है या मैट्रिक्स मैकेनिक्स फॉर्मुलिज्म में? वेव. वेव मैकेनिक्स, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा गया है तो वेव मैकेनिक्स. तो ये रिजल्ट दोनों के लिए ट्रू है, वेव मैकेनिक्स हो या मैट्रिक्स मैकेनिक्स हो, किसी भी फॉर्मुलिज्म में लिखा गया हो. अब देखो इस क्वेश्चन में और एक चीज इंफॉर्मेशन है, 5 1 5 2 आर आइगन फंक्शंस
corresponding to energy eigenstates -1 and -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑर्थोनॉर्मल आइगेनस्टेट से ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, यहां पे उसी चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। ये जो phi1 एंड phi2 है, दीज आर एनर्जी आइगेनस्टेट्स और एनर्जी आइगेन फंक्शंस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। अब एनर्जी आइगेनस्टेट होने का मतलब दीज आर आइगेनस्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। सो दिस स्टेट्स आर आइगेनस्टेट्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो हर्मिशियन नेचर का होता है, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, जो आइगेन स्टेट्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे, ये सर नो। इसका मतलब इफ वी कैलकुलेट इनर प्रोडक्ट ऑफ phi i एंड phi j, इसको हम लिख सकते हैं क्रोनिका डेल्टा i j। पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया था ऑर्थोनॉर्मल, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी आप वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई। अब साई जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है, लीनियर कॉम्बिनेशन में एनर्जी का मतलब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द स्टेट साई समेशन मॉड सी आई स्क्वायर लैम्डा आई डिवाइडेड बाय समेशन मॉड सी आई स्क्वायर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 3/5 स्क्वायर दैट इज 9/25 और एनर्जी आइगन वैल्यू है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25 इंटू आइगन वैल्यू। phi2 स्टेट में एनर्जी आइगन वैल्यू है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चेक करके देखिए समेशन मॉड सी आई स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, 9/25 प्लस 16/25 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब हम बोल सकते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसीलिए डिनोमिनेटर 1 आ जा रहा है। Please add them up. -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इसमें ग्राउंड स्टेट कौन सा है, phi1 या phi2? phi2 ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी होता है, -1 -2 -2 इज द मिनिमम एनर्जी अमंग बोथ ऑफ देम। phi2 इज द ग्राउंड स्टेट हियर। ये नोटेशंस है ना phi1 phi2, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो अपने मर्जी से बोल देते हैं जे i = 0 to infinity या 0 to n होगा, 0 का मतलब ग्राउंड स्टेट, 1 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये जस्ट सुविधा के लिए बना दिया गया है। जय ऐसे ले लेते हैं 0 का मतलब ग्राउंड स्टेट, 1 का मतलब एक्साइटेड स्टेट, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। इसको ऐसे फिक्स नहीं मान लेना है, जो क्वेश्चन में गलती दिया गया है, ठीक है। हो गया नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसका थर्ड पॉइंट, इफ psi of x is either symmetric or antisymmetric about x equal to x naught, then expectation value of position of the particle in the state psi will be equal to x naught. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के क्वेश्चन में नॉर्मली वेव फंक्शन दिया रहता है, इफ वेव फंक्शन इज आइदर सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू x नॉट। तो x इक्वल टू x नॉट के अबाउट फंक्शन आइदर सिमेट्रिक है या एंटीसिमेट्रिक है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी x नॉट। जिसके अबाउट सिमेट्री या एंटीसिमेट्री है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन होगा। इसका रीजन ये है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है psi of x इज सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू x नॉट। सिमेट्रिक का मतलब जो ग्राफ है वो मिरर इमेज आएगा, एंटीसिमेट्रिक का मतलब ग्राफ
इन्वर्टेड मिरर इमेज आएगा। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अब इसका इफेक्ट क्या है देखिए, जो इंपॉर्टेंट है समझना। अगर साई आपका सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक है, तो जब आप इसका मॉडुलस का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, स्क्वायर करेंगे तो सिमेट्रिक आएगा एंटी सिमेट्रिक आएगा? सिमेट्रिक। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इवन फंक्शन का स्क्वायर इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का स्क्वायर इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, स्क्वायर करोगे तो इवन फंक्शन ही आएगा। तो सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो सिमेट्रिक ही आएगा। सो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू x नॉट। अब मॉड साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x इक्वल टू x नॉट के अबाउट सिमेट्रिक है। सपोज दिस इज x इक्वल टू x नॉट। तो x इक्वल टू x नॉट के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? x नॉट के राइट में और x नॉट के लेफ्ट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू x नॉट। तो x नॉट के राइट में पार्टिकल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, x नॉट के लेफ्ट में भी पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। इसलिए तो सिमेट्रिक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन से हमें प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब राइट और लेफ्ट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल, 50% 50%। तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? x नॉट। बिकॉज x नॉट के राइट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी 50%, x नॉट के लेफ्ट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी 50%। तो x नॉट विल बी द एवरेज वैल्यू। क्लियर एवरीवन? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट। सर सेकंड वाले पॉइंट में अगर ऑर्थो नॉर्मल आइगन स्टेट लिख दे तो ज्यादा सही होगा ना? ऑर्थोनॉर्मल ऑटोमेटिकली आएगा ही ना, बिकॉज ए कैप तो हर्मिशन ऑपरेटर है। सर आपने उसमें हर्मिशियन लिखवाया नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्वांटम में फिजिकल ऑब्जर्वेबल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिजिकल क्या बोलते हैं, हर्मिशन ही तो होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? फिजिकल ऑब्जर्वेबल का। और फिजिकल ऑब्जर्वेबल है तो ए कैप तो हर्मिशन ही होगा। ओके सर। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू थर्ड पॉइंट। सपोज वेव फंक्शन का ग्राफ क्वेश्चन में देके रखा है। So this is the graph of the wave function. अब पीक आ रहा है x इक्वल टू एक्स नॉट पे। अगर आप पूछा जाए ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू एक्स नॉट। इसमें डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इसमें अगर आप पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, ये एक्स नॉट ही आएगा। और सिर्फ सिमेट्रिक नहीं, अगर एंटी सिमेट्रिक है तब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, साई ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√L साइन पाई एक्स बाई एल फॉर -L2 + L एंड 0 अदरवाइज। इसके लिए हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कैलकुलेट किया था, कितना आया था?
जीरो आया था। इस क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज साइन का ग्राफ ड्रॉ करना इतना मुश्किल है नहीं, मेनली इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और किसके अबाउट सिमेट्री एंटी सिमेट्री चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखो साइन पाई एक्स बाई एल या साइन एम एक्स की बात करते हैं पहले, साइन के एक्स, इसका पीरियड कितना होता है कोई बता सकता है, टाइम पीरियड या स्पेशल पीरियड? नहीं भाई 2 पाई बाई के। तो यहाँ पे है साइन पाई एक्स बाई एल, तो के इज पाई बाई एल, तो 2 पाई अपॉन पाई बाई एल, तो कितना आ रहा है पीरियड? 2l, पाई बाई कैंसिल कर गया 2l आ जाएगा। इसका मतलब है 2l इंटरवल के अंदर इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा 2l, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, साई ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, हमें ड्रॉ करना है -l टू +l इसी इंटरवल के अंदर, उसके बाहर तो वेव फंक्शन 0 है, -l टू +l। अब बताइए -l टू +l इस इंटरवल का विड्थ कितना है? 2l। तो ये जो इंटरवल है इसका विड्थ है 2l और इस फंक्शन का पीरियड भी 2l है, तो 2l के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होगा। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करो जैसे साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ ऐसा दिखता है, एक साइकिल होगा -l टू +l और इसके बाहर 0। तो सिंस ये साइन फंक्शन है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई ऐसा फंक्शन होता ग्राफ ड्रॉ करना ही मुश्किल है तब तो हम इंटीग्रेशन वाले टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप बताइए ये ग्राफ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है? एंटी सिमेट्रिक। इन दिस एग्जांपल साई ऑफ एक्स इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। अगर आप x इक्वल टू 0 पे एक मिरर प्लेस करेंगे, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो एंटी सिमेट्रिक आ रहा है। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर द गिवन स्टेट विल बी इक्वल टू 0, एंटी सिमेट्री 0 के अबाउट है। और ये कैलकुलेशन भी हमने किया था, उसमें भी 0 ही आया था। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। डन एवरीवन डन? सर 1 मिनट। Done, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ओके सर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफ साई ऑफ एक्स जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है इज ए रियल फंक्शन, then expectation value of linear momentum of the particle in the state psi will be 0. If psi of x is a real function, कोई भी iota का प्रेजेंस नहीं है, तो expectation value of linear momentum in that wave function or in that state will be 0. फिक्स्ड है, ये रियल फंक्शन है तो एवरेज मोमेंटम 0 ही आएगा। तो जनरल फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं, देखिए -∞ to +∞ psi star px cap psi psi star px cap psi dx divided by normalization factor। ऑलरेडी हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। नाउ px को अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आएगा -iota h कट -∞ to +∞
साई स्टार डेल साई डेल एक्स dx डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dx। ठीक है, अब यहां पे साई जो है वो रियल फंक्शन है, तो साई ऑफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। इफ साई इज ए रियल फंक्शन देन साई स्टार विल बी इक्वल टू साई साई, सेम फंक्शन ही आएगा। तो जो साई स्टार है वो भी रियल फंक्शन है, साई रियल फंक्शन है तो साई स्टार भी रियल फंक्शन होगा। साई अगर रियल फंक्शन है तो साई का डेरिवेटिव करेंगे तो रियल फंक्शन आएगा या कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा? रियल फंक्शन रियल फंक्शन। रियल फंक्शन। तो डेल साई डेल एक्स ये भी रियल फंक्शन है। दैट मीन्स अगर आप साई स्टार साई कैलकुलेट करो या साई स्टार डेल साई डेल एक्स कैलकुलेट करो, दो रियल फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन। तो साई स्टार साई ये भी रियल फंक्शन होगा, साई स्टार डेल साई डेल एक्स ये भी रियल फंक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स आने का कहीं पे कोई चांस ही नहीं है। नाउ लुक एट द इंटीग्रल इन द न्यूमरेटर, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रैंड इज ए रियल फंक्शन, तो इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या आएगा? रियल रियल। तो ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो कुछ रियल क्वांटिटी आ जाएगा। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर साई स्टार साई इज अ रियल क्वांटिटी, तो उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तब भी एक रियल क्वांटिटी आएगा। दैट मीन्स expectation value of linear momentum is coming out to be minus iota h cut into some real quantity, मान लेते हैं a, कहीं पे कुछ तो नहीं किया ना, into real quantity a। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इस a is some real quantity, जो भी इंटीग्रल से आएगा रियल क्वांटिटी डिवाइड बाय रियल क्वांटिटी होगा, उसको a बोल दिया। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। Done, sir. एवरीवन डन? डन सर। अब देखो, expectation value of linear momentum of the particle is coming out to be minus iota h cut into some real quantity a। अब ये रियल क्वांटिटी a जो है वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, दो केसेस है। तो देखो, इफ दिस रियल क्वांटिटी a is non-zero then expectation value of px will be a imaginary quantity माइनस आयोटा h कट a, तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगा। एंड इफ दिस रियल क्वांटिटी कैपिटल A comes out to be जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px विल बी इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा h कट इंटू जीरो जीरो। अब आप बताइए, जब आप किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मेजर करेंगे, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट रियल क्वांटिटी आएगा या इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा? रियल। लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट करेंगे तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट रियल आएगा। अगर रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट रियल है तो क्या उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू इमेजिनरी आ सकता है? नो सर पॉसिबल ही नहीं है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इमेजिनरी होना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एज रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट और रियल क्वांटिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करो, जो रिजल्ट आएगा वो रियल ही आएगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कभी इमेजिनरी आ ही नहीं सकता, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को भी रियल वैल्यू आना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देन द ओनली पॉसिबल रिजल्ट इज दिस। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो हो सकता है मोमेंटम का। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पॉजिटिव मोमेंटम होने का प्रोबेबिलिटी और नेगेटिव मोमेंटम होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए एवरेज वैल्यू जीरो आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल हैव पॉजिटिव मोमेंटम एंड प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल हैव नेगेटिव मोमेंटम, द प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, इसीलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो आ चुका है, ये एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए पिछले स्लाइड में बोला गया, इफ द वेव फंक्शन इज रियल फंक्शन देन एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो। फिक्स्ड है, रियल फंक्शन के लिए एवरेज लीनियर मोमेंटम जीरो ही आएगा। अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। साई ऑफ एक्स था 1 अपॉन अंडर रूट एल साइन पाई एक्स बाई एल, दिस इज फॉर माइनस एल टू प्लस एल।
एंड 0 अदरवाइज। अब बताइए रियल फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है? रियल रियल Real. फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 आना चाहिए। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 0। 0 आया था। अब जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब भी 0 ही आएगा, ये सिर्फ थोड़ा टाइम बचाने के लिए है। ये रियल फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 आएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सपोज दिस इज द वेव फंक्शन, ये भी एक रियल फंक्शन है, कैपिटल ए अल्फा दीज आर रियल कांस्टेंट। तो ये भी एक रियल फंक्शन है, तो इसमें भी अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम कैलकुलेट करो 0 आएगा। जनरल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 आएगा। रियल फंक्शन दिख जाए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट 0 लिखना है। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर कोई भी फंक्शन साई एक्स है, उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो पोजीशन जहाँ पर सिमेट्रिक होगा वहाँ पर ही वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। तो सर अगर ये साई एक्स को फूरियर ट्रांसफॉर्म करके अगर मोमेंटम पे में चेंज करेंगे तो मोमेंटम वही फंक्शन आएगा। तो सर उसको अगर प्लॉट करेंगे तो 0 रियल फंक्शन के लिए 0 पे ही सिमेट्रिक बिल्कुल होगा। बिल्कुल। सर रियल फंक्शन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम 0 होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? ये तो ऊपर लिखा है, पार्टिकल का पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए एवरेज 0 आ रहा है। सर हम और लोग हम बाउंड स्टेट में अगर ऐसे सोचें, इसको ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए पार्टिकल जो है वो x1 से x2 के बीच में बाउंड है, बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल इज कन्फाइंड बिटवीन x1 एंड x2। नाउ इसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो पार्टिकल आइदर लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता है। ऐसे मोशन चलेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं इसमें जो मोमेंटम आएगा वो पॉजिटिव मोमेंटम है। तो पार्टिकल जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है मूवमेंट का, इस मोमेंटम को हम क्या assume कर सकते हैं? नेगेटिव मोमेंटम। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 आने का मतलब बताया गया, पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, इसलिए एवरेज 0 आ रहा है। इसको वैसे भी सोच सकते हो, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स कैलम ट्रेवल करेगा और नेगेटिव एक्स कैलम ट्रेवल करेगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए एवरेज मोमेंटम 0 आ रहा है। पॉजिटिव एक्स कैलम ट्रेवल करेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम, नेगेटिव एक्स कैलम ट्रेवल करेगा तो नेगेटिव मोमेंटम, दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो एवरेज 0 आ रहा है। सर एक कांस्टेंट टाइम पे है ना, क्या? यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट मान के मेजरमेंट कर रहे हैं ना मोमेंटम का। एक पर्टिकुलर टाइम पे आइडेंटिकल सिस्टम के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं। इमेजिनरी हो जाएगा तो सर कुछ पार्टिकल इमेजिनरी कैसे हो सकता है ये बताइए ना, सर लीनियर अगर मोमेंटम इमेजिनरी जा सकता है? अगर सर इमेजिनरी फंक्शन के ऐसे देखेंगे तो कैसा होगा? आप मतलब फंक्शन छोड़ दो, आप मैथमेटिक्स के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स लिखना है या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स डिराइव करना है? जैसा सिस्टम में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स डिजाइन करेंगे ना, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे। ऐसा कोई फिजिकल सिस्टम पॉसिबल है जिसमें मोमेंटम इमेजिनरी आ सकता है? नहीं सर, सर अगर फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा तो उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? फंक्शन इमेजिनरी मतलब वेव फंक्शन, यस सर। क्यों नहीं कर सकते? उसमें भी रियल आएगा वैल्यू। कॉमन एग्जांपल फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल में वेव फंक्शन क्या होता है बताया था? a e to the power iota kx minus omega t। तो रियल फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जब मोमेंटम मेजर किया था तो कितना आया था? 10 नॉन जीरो, एच कट किया आया था। तो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रियल फंक्शन हो या कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, px का वैल्यू ऑलवेज रियल ही आएगा। px जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो उसका वैल्यू रियल ही आएगा। सर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर रियल फंक्शन है तो सर ईएमटी में सर पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन रियल है तो वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, एंड जो इमेजिनरी है वो तो साइनसॉइडल। उसी को तो बाउंड स्टेट बोल रहे हैं। ओके सर। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कुछ पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव है, कुछ पार्टिकल का मतलब सेम पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव है तो उसका एक ही बात है, एक ही बात है। मतलब इसको हम ऐसे मान लो, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव मोमेंटम का मतलब क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव मोमेंटम का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने 1 लाख आइडेंटिकल सिस्टम्स लिए जिसका वेव फंक्शन सेम है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1 लाख पार्टिकल्स 50,000 पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्स के अलोंग मूव करते हुए पाए जाएंगे और 50,000 पार्टिकल्स नेगेटिव एक्स के अलोंग मूव करते हुए पाए जाएंगे, तो उनका एवरेज कितना होगा मोमेंटम का?
जीरो। जीरो। सर ये स्पेस मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट से हम लोग मोमेंटम स्पेस में वो चेंज करते हैं, उसका कैसे होता है? टीएफआर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी इन ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल। कोई अगर आपको पूछता है ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज क्या है? बिकॉज ये तो जस्ट एवरेज वैल्यू है ना, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, उनका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। इसका यूज क्या है? तो उसका एक आंसर तो यही होगा, टू एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन द फिजिकल ऑब्जर्वेबल। किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का जब मेजरमेंट किया जाएगा, अनसर्टेनिटी क्या आ सकता है, किस ऑर्डर का आ सकता है, उसके बारे में आइडिया लगाने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, एवरेज वैल्यू अगर नहीं पता है, तो आप अनसर्टेनिटी के बारे में भी आइडिया लगा नहीं सकते। अनसर्टेनिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेशन सॉरी अनसर्टेनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए वी हैव ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है ए कैप, फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए, ठीक है। आपने क्या किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेजरमेंट किया। तो रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट ये आ गया A1, A2, A3, A4, these are the results of measurement, ठीक है। ये कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वर हो सकता है, एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। नाउ इसका एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सपोज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल, इट कम्स आउट टू बी दिस। अब रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट तो बहुत सारे हैं, उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया तो यह एक आ गया। अब आप यहां पे बताइए, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस मतलब A1 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, A2 माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड सो ऑन, से बहुत सारे होंगे। इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सर डेविएशन। राइट, दीज आर बेसिकली डेविएशंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के मेजरमेंट में जो डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंट है। अब ये डेविएशन क्या ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है? दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है, अनसर्टेनिटी, या जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारा कुछ इस डेविएशन का मेजरमेंट है। वी कैन से दैट अनसर्टेनिटी is related to the measurement of deviations of possible results from the expectation value। जो डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, उसका जो मेजरमेंट है, उसी को अनसर्टेनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको और एक तरीके से भी समझ सकते हैं डेविएशन ना यूज करके, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द पॉसिबल रिजल्ट अबाउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के चारों तरफ इस पॉसिबल रिजल्ट का स्प्रेड क्या है। जैसे डेविएशन अगर ज्यादा होगा तो स्प्रेड ज्यादा होगा, डेविएशन कम होने का मतलब स्प्रेड कम है। तो डेविएशन वर्ड ना यूज करके कहीं कहीं आप देखोगे स्प्रेड वर्ड यूज किया गया है। So this is related to measurement of spread of possible results A1, A2, A3 and so on about the expectation value। डेविएशन ज्यादा होने का मतलब स्प्रेड ज्यादा होगा, डेविएशन कम होने का मतलब स्प्रेड कम होगा। अनसर्टेनिटी इस डेविएशन या इस स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है। जो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं वो यही है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या अनसर्टेनिटी हो, ऑल दिस
quantities are related with measurement of deviation और measurement of spread. Expectation value के चारों तरफ different results का जो spread है, uncertainty variance, उसी spread या deviation को represent करता है. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए. Everyone done? Yes, sir. तो अनसर्टेनिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है. दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी ऑपरेटर. इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? अभी बताया गया था. डेविएशन, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई कैप. So uncertainty operator is defined like this. यहां पे आप नोटिस करो, इसे डेविएशन का मेजरमेंट कैसे मिलेगा? मेजरमेंट ऑफ डेविएशन जो बताया गया, ये जो ए कैप है, ए कैप से हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा? जो पॉसिबल रिजल्ट्स है. ए कैप इज द ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिजिकल ऑब्जर्वेबल. ए कैप के जो आइगन वैल्यूज हैं वही पॉसिबल रिजल्ट्स हैं. तो ए कैप इज रिलेटेड टू पॉसिबल रिजल्ट्स. एंड ये जो सेकंड पार्ट है, ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू. तो डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन. ये पॉइंट क्लियर है जिसको डेविएशन क्यों बोल रहे हैं? Yes, sir. नाउ वेरिएंस. वेरिएंस in the physical observable A, it is equal to expectation value of square of uncertainty operator. Uncertainty operator के स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसी को वेरिएंस बोला जाता है. स्टैंडर्ड डिविएशन किसको बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ना, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन. Square root of variance. राइट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो ऊपर जो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. और ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पे जो हम अनसर्टेनिटी डिस्कस कर रहे हैं दोनों का फॉर्मूला सेम होता है. अगर आपको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तब भी जो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वही यूज करते हैं. अनसर्टेनिटी इन फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑपरेटर. तो अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी एक ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है. इसका फॉर्मूला काफी आसानी से डिराइव कर पाएंगे. देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑपरेटर, ये वेरिएंस है. पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. अनसर्टेनिटी ऑपरेटर का स्क्वायर मतलब ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू आई कैप. आई कैप इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसका स्क्वायर. यहां पे फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab आ जाएगा. एक साथ लिख देते हैं. ए बी और बी है, इस केस में सेम आएगा. तो 2 इंटू ए कैप इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए बी और बी है, चेक कीजिए, इस केस में सेम आएगा. तो इसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ये जस्ट एक नंबर है, ये ऊपर जो फॉर्मूले में ये आया है ये तो जस्ट एक नंबर है ना, इसको आप एक्सपेक्टेशन के बाहर ही लिख सकते हो, जस्ट एक नंबर आएगा. इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आई कैप स्क्वायर. एंड थर्ड पार्ट 2 इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आई कैप.
अब बताइए आइडेंटिटी ऑपरेटर उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आता है? 1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर ये हो जाएगा 1। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा 1। क्या बोल रहे हैं? थर्ड पार्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए तब स्क्वायर आएगा ना। ओह राइट, बिल्कुल। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप स्क्वायर माइनस प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस दिस। इसको अगर आप ऐड करके लिखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज द वेरिएंस। और यही फॉर्मूला आप लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं जब वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों 1 आया है? बिकॉज आइडेंटिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज 1 होते हैं, तो उनका जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो वैसे ही जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है उसके भी सारे आइगन वैल्यूज 1 आते हैं, तो एवरेज भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए आई एवरेज एंड आई स्क्वायर एवरेज 1 लिखा गया है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया? अगर आपको वेरिएंस पहले अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हमने पहले वेरिएंस कैलकुलेट किया था, उसका स्क्वायर रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को और क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी भी लिखा हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा हो सकता है। अनसर्टेनिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन इन ए। कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल हो, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तो यही यूज करना होगा। और अगर क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा गया है तो इसका स्क्वायर ये होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। So this is the formula for variance. तो ए कैप स्क्वायर को हम ए स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? एक ही बात है, अल्टीमेटली वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एवरेज है ना बेसिकली। ये एवरेज हम ऑपरेटर का कैलकुलेट करते हैं या फिजिकल ऑब्जर्वेबल का? फिजिकल ऑब्जर्वेबल। वो तो एक मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं, एक लिखना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। So this is the formula for variance and uncertainty in a physical observable. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो अनसर्टेनिटी या वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज कर रहे हो। और अगर आप इस फॉर्मूले को भी देखो, जो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ये अनसर्टेनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पहले भी हमने एक जगह पे डिस्कस किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या अनसर्टेनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है? नो। क्या पता करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से? मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर का होगा वो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चलता है। और इस फॉर्मूले से भी हमें अनसर्टेनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता है, एवरेज वैल्यू पता चलता है। सो फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग, प्लीज म्यूट योर माइक, यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल we can obtain the order of uncertainty. किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में अनसर्टेनिटी का जो ऑर्डर है, जैसे पोजीशन का, मोमेंटम का, एनर्जी का, हमें सिर्फ वो ऑर्डर पता चलता है, 10 टू द पावर समथिंग, वो ऑर्डर क्या है वो पता चलता है। और ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है इससे भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता है, हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी पता चलता है। सो यूजिंग डेल्टा ए इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, वी कैन ऑब्टेन the average value of uncertainty. नॉर्मली एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है और अनसर्टेनिटी पूछा गया, जब प्लीज कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, वे फंक्शन गिवन है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया हमने, बट वो एक्चुअली एवरेज वैल्यू है।
क्वेश्चन में हमें लिखा नहीं रहता, सिर्फ लिखा रहता है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, बट ध्यान रखिए इट इज द एवरेज वैल्यू नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक बार टीएफआर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, उसमें वेव फंक्शन दिया गया था और अनसर्टेनिटी क्या होगा पूछा गया, और ऑप्शन में ना रेंज गिवन था, अनसर्टेनिटी का सिंगल वैल्यू नहीं गिवन था, बोला गया था अनसर्टेनिटी इस इंटरवल में होगा, ये लोअर रेंज है ये अपर रेंज है। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है, जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। अनसर्टेनिटी के भी अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, ये उसका एवरेज है। अब अनसर्टेनिटी का अलग वैल्यू का मतलब, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स, आपने ईच एंड एवरी सिस्टम के लिए अनसर्टेनिटी कैलकुलेट किया, तो सबके लिए अनसर्टेनिटी का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, ये उसका एवरेज वैल्यू है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। प्रीवियस आर्टिकल सर बताइए। सर ये जो अनसर्टेनिटी ऑपरेटर है वो कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल पर ऑपरेट करेंगे तो इससे जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम ये बोल सकते हैं क्या कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? नहीं, अनसर्टेनिटी को कभी भी हम एरर इन मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते। सर जैसे मतलब अभी तो बताया था ना आपने कि जो एक्स नोट के अबाउट 50-50% इनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है, तो एरर के केस में भी यही कुछ होता है सर, जैसे कोई नहीं, फिजिकल ऐसा कुछ भी हो, एरर ये है नहीं, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है ये मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही बताया था, दिस इज बाय नेचर, ये सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, इसके साथ इंस्ट्रूमेंटल एरर का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे देखने में तो बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल में जो एंसेंबल एवरेज होता है वो भी देखने में सिमिलर ही है, कॉन्सेप्चुअली सिमिलर ही है, लेकिन उनमें भी डिफरेंस होता है, यस सर। दोनों एग्जैक्टली सेम थोड़ी ना है। एक सर कोई क्वेश्चन के अंदर वेव फंक्शन दिया हुआ होता है तो हम उसको जनरली केट वेक्टर या केट स्टेट मानते हैं, ऐसा हो सकता है, और पता कैसे चलेगा कि कब बड़ा स्टेट मानना है या कब केट स्टेट मानना है? आपको वेव फंक्शन जो गिवन होता है वो तो केट साई है ना, जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो ब्रा साई होता है। सर जो पहले माना वही बड़ा स्टेट हुआ तो माने तो जो हमारा स्टैंडर्ड लिटरेचर है उसी को तो मानना पड़ेगा ना, हम अपना मैथमेटिक्स एग्जाम में तो नहीं बना सकते, जो स्टैंडर्ड लिटरेचर स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है हमें तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, एग्जाम में बैठ के थोड़ी ना नोटेशन बदलते रहना है। जी सर। एक सर मैट्रिक्स मैकेनिक्स के अंदर अगर कोई ऑपरेटर दिया हुआ है तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो वहां से केट वेक्टर निकाल लेते हैं, वहां से कॉलम मैट्रिक्स से, तो वेव फंक्शन के लिए केट केट साई ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। वेव फंक्शन में आपको फंक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, क्वेश्चन में इधर साई ऑफ एक्स दिया होगा या केट साई का मैट्रिक्स फॉर्म दिया होगा, अगर उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो। सर जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना वैसे उस हिसाब हाँ से। तो उसमें गिवन होगा ना साई ऑफ एक्स या केट साई, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। सर बताइए। सर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड हार्मेशन ऑपरेटर, सर उसमें अगर साई टाइम डिपेंडेंट होगा तो कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही रहेंगे प्रॉपर्टीज? हार्मेशन ऑपरेटर का प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टाइम डिपेंडेंट क्या किसकी बात कर रहे हो, कौन सर सा टाइम साई डिपेंडेंट हो? साई साई तो आइगन टाइम, वो तो इंडिपेंडेंट, वो तो है ही, टाइम डिपेंडेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रॉपर्टी। और सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू में? वो डिपेंड करता है जो साई है वो क्या स्टेट है, उस पर डिपेंड करता है साई जो है वो किस टाइप का स्टेट है, हो सकता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज करे। ओके। जैसे इसका मैं अगर एक डिफरेंस बताऊं, जो किसी केस में चेंज करेगा किसी में नहीं करेगा, वो ये आंसर होगा, जस्ट 1 मिनट। सपोज क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन देके रखा है, ठीक है, C1 साई1 C2 साई2 C3 साई3, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन देके रखा है, और साई1 साई2 साई3 एनर्जी आइगन स्टेट्स है। मैं क्वेश्चन में जाता हूं, ये जो एग्जाम का क्वेश्चन था, इसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन देके रखा है फाई1 फाई2 किस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन स्टेट है? एनर्जी। एनर्जी। तो फाई1 फाई2 आर द आइगन स्टेट्स ऑफ एनर्जी। इस केस में एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, बिकॉज फाई1 फाई2 एनर्जी के आइगन स्टेट्स है। लेकिन अगर आप इस वेव फंक्शन के लिए पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो, वो टाइम के साथ चेंज करेगा। डिपेंड करता है आपने जो आइगन स्टेट्स यूज किए हैं वो किसका आइगन स्टेट है। जैसे यहाँ पे एनर्जी आइगन स्टेट यूज किया गया है, इसीलिए एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, लेकिन पोजीशन का आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू
टाइम के साथ चेंज करेगा, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज करेगा। तो डिपेंड करता है अपने वेव फंक्शन को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, एनर्जी आइगन स्टेट्स के या दूसरे किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के आइगन स्टेट्स के। पोजीशन का होता तो फिर वो पोजीशन टाइम के एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं करता। पोजीशन का राइट, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन आइगन स्टेट होता तो पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करता। सर असाइनमेंट 1 के डाउट डिस्कस करनी है। असाइनमेंट 1 यस सर। क्लास में नहीं होते क्या? नहीं, डीपीपी की हुए हैं सर। तब क्या प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो? यस सर। प्रीवियस ईयर के मैं अलग से बता दूंगा जिस दिन डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब एक जो नहीं हुआ है वो करके रखिए, वो एक साथ पूछ लीजिएगा। जो 2-3 चैप्टर साथ में होंगे उनका एक डाउट हाँ डिस्कस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 5। डीपीपी 8 क्वेश्चन नंबर 5 क्या डाउट है? सर इसको सेकंड ऑर्डर ओडी लेके सॉल्व करेंगे तो ये या बी कुछ टाइप का नहीं आ रहा है। सिंपल आइगन वाली इक्वेशन चेक कर लीजिए ना, और ए और बी तो करेक्ट आंसर है भी नहीं, नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। नहीं, आप खुद ही तो बोल रहे हो नहीं आ रहा है। ओके नहीं सर, सर यहाँ पे तो डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल कांस्टेंट ही आएगा बाहर, तो लैम्डा सा लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को अगर आप इन वेव फंक्शन पे जो ऑप्शन ए और बी में गिवन है, तो सेम फंक्शन बिल्कुल आएगा, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो सेम फंक्शन। बट इसमें जो ये आइगन वैल्यू आया है, ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, नेगेटिव आइगन वैल्यू है? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? बट सर इसका मॉड तो पॉजिटिव हो सकते हैं। मॉड क्यों लेंगे? कहां पे लिखा है काइनेटिक आइगन वैल्यू का मॉड लेना है? मॉड तो सारी चीजों का पॉजिटिव हो सकता है। जो हमने कुछ देर पहले बोला, जो लीनियर मोमेंटम का एवरेज इमेजिनरी नहीं हो सकता, इमेजिनरी का मॉड ले लो वो भी रियल आएगा। तो आइगन वैल्यू नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी का आइगन वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। सर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग से कोई आइगन स्टेट होता है? सोचो थोड़ा, उसके बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। काइनेटिक मतलब एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, पी का पता है तो पी स्क्वायर का भी तो पता ही होगा। यस सर। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, जो ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है वो क्या ए स्क्वायर का आइगन वेक्टर नहीं होगा? यस सर। तो जो पी का आइगन स्टेट है वो पी स्क्वायर का भी होगा, पी स्क्वायर बाई 2m का भी होगा। सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। सर हमने पिछले चैप्टर में कोई क्वेश्चन के अंदर अगर उसकी कोई फंक्शन है फिजिकल ऑब्जर्वेबल, उसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की बराबर ही कर देते हैं सर। इसके पीछे कोई रीजन? वो तो मोमेंटम के लिए किया था ना। हाँ सर। तो पी जो है, पी के अंदर पी का मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो पी इक्वल टू मान लीजिए होगा पी नॉट जो सेंट्रल वैल्यू है प्लस सम अनसर्टेनिटी। नाउ अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। जीरो। तो जो ये सेंट्रल वैल्यू है इसका मिनिमम जीरो लेंगे जैसे क्लासिकल थ्योरी में लिया जाता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है उसका एक मिनिमम वैल्यू तो ऑलवेज रह जाएगा ना, इसको तो आप जीरो नहीं बोल सकते क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। सर तो इसीलिए पी मिनिमम को डेल्टा पी मिनिमम लिया जाता है। एक सर कोई साइन फंक्शन दिया हुआ है, उसकी आइगन स्टेट साई 1 साई 2 साई 3 ऐसा है, और उसके मल्टीप्लाई एक्सपेंसिव कोएफिशिएंट C1 C2 C3 टाइप से है। तो सर वो डाउट किसी ने पूछा था कि उसकी जो आइगन वैल्यू आती है वो E1 E2 E3 आती है, तो जो साई है वो भी फिर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्यों नहीं हो सकता? मतलब कैसे हो सकता है? अगर आप हैमिल्टोनियन को उसके ऊपर ऑपरेट करो सेम स्टेट वापस आ रहा है। सर उनकी वैल्यू तो फिक्स ही हुई ना। वो तो साई वन में वैल्यू फिक्स्ड हुई ना, साई में कहां वैल्यू फिक्स्ड हुई? तो E1 सर वैल्यू साई के लिए है या साई वन के लिए है? और साई 1 के लिए तो साई में फिक्स कैसे हो गया? साई के अंदर तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, E1 E2 E3 E4। इनकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होती सर? नहीं, सर्टेन वैल्यू कैसे हो जाएगा बताइए ना। तो अगर सर्टेन वैल्यू होता तो इतने सारे क्यों आते? E1 E2 E3 E4 एक वैल्यू होना चाहिए था ना साई में। नहीं सर, जैसे कोई हम एटम की बात करें तो उसमें सेल सब सेल है वो तो लिमिटेड ही होते हैं जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसके हिसाब से
इलेक्ट्रॉनिक अरे कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या बोलते हैं, सिनेरियो क्यों बदल रहे हैं? आपके क्वेश्चन में सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, उसमें एटम के बारे में, शेल के बारे में कुछ दिया गया है? नहीं सर, मैं एनर्जी स्टेट से रिलेट करना चाहता हूँ। साई क्या एनर्जी स्टेट है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? साई एनर्जी स्टेट कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। नहीं नहीं हो सकता जो सेल की बात कर रहे हो वो साई 1 साई 2 है ना, कि उनका सर। लीनियर कॉम्बिनेशन। सर जो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद में जो रिजल्ट आता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ सॉरी। हम क्या बोलते हैं, तब अगर बाद में रिजल्ट की बात करो तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहां से आ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन तो बिफोर मेजरमेंट होता है ना, हाँ हाँ तो आफ्टर मेजरमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही नहीं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आइगन स्टेट है या नहीं है, ये क्वेश्चन तो इनवैलिड है। सर एफ ऑफ ए कैप एंड बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट है, तो सर उसको ऑपरेट करेंगे तो पहले नेगेटिव करके उसको राइट साइड में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर अगर राइट साइड पे ना लेकर डायरेक्ट करेंगे तो मतलब ऐसा करेंगे कि एफ ऑफ ए एंड बी का करेंगे कि डेल डेल ए ऑफ एफ ऑफ ए बाहर लेंगे, उसके बाद ए कम्यूटेटर ब्रैकेट विद बी। आप एक्स्ट्रा आइडेंटिटी याद रखना चाहते हो तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नहीं, करेक्ट। नहीं सर ये भी करेक्ट है क्या, मतलब ये कर रहा हो बट आंसर सेम आ रहा है। वो सही है, मैंने इसलिए उन्हें अलग से बताया बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको दो आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। ओके सर, मतलब कभी कर देंगे तो गलत नहीं आ जाएगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, सही है। एफ ऑफ ए ओके कैप और बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए कैप ऑफ फंक्शन ऑफ ए कैप इनटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। एनीथिंग एल्स एनीवन? ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।